मेरे प्रिय श्रोता साथियों, सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों का सादर प्रणाम कर रहा हूं। और हमारे बहुत मित्रों ने कहा कि संघर्ष ही जीवन है। आपने 4 भाग तो सुनाया, हम लोग 5वें का इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, आदमी के जीवन में यदि संघर्ष हो तो कोई काम मुश्किल नहीं है। आपको बताऊं कि 1993 समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन मान्यवर कांशीराम जी और पूज्यनीय आदरणीय नेताजी, दोनों दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, टिकट देने का वक्त मैं बहुजन समाज पार्टी में था। संघर्ष भी मेरा व्यवस्था परिवर्तन का चरम सीमा पर था। और सच पूछिए तो पूज्यनीय प्रातः स्मरणीय मान्यवर कांशीराम जी हमारी जीतों से बहुत प्रभावित थे। और वो जब दिल्ली के बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर जब गठबंधन था, बहुजन समाज पार्टी का टिकट दे रहे थे, सारे लोग प्रदेश भर के बैठे थे और उन्होंने हमें जहूराबाद का टिकट दे दिया। 1 घंटे के बाद उन्होंने कहा कि किसी कारण से काशीनाथ, मैं तुम्हें टिकट नहीं दे पा रहा हूँ। क्यों नहीं दे पा रहा हूँ इसको मैं बाद में बताऊँगा। वाजिब कारण था, अच्छा कारण था, मेरे हित के लिए था, पार्टी के लिए था, पार्टी के हित के लिए था। लेकिन उन्होंने वहीं कहा कि काशीनाथ, निराश मत होना, अगर 30 MLA बहुजन समाज पार्टी के जीत करके आएंगे तो मैं तुम्हें विधान परिषद का सदस्य बनाऊंगा। चुनाव हुआ। आभारी हैं हम उत्तर प्रदेश की जनता का कि गठबंधन की सरकार बनी। पूज्यनीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। महीना अप्रैल का था। 14 अप्रैल सन 1994 मेरा बिरहा का कार्यक्रम था मऊ। एक विधायक मेरे साथी नसीम जी के यहाँ मैंने गाया। 15 अप्रैल को मेरा कार्यक्रम था सिंगरौली, मैंने वहाँ भी कार्यक्रम किया। 16 तारीख को कार्यक्रम था धनबाद के बगल में घनुआडीह कोयलरी में मेरा था। और हमारे सामने कंपटीशन गाने वाले आज नहीं हैं, स्वर्गीय मदीना जी का। 16 तारीख को मैं घनुआडीह कोयलरी पहुंचा। 9 बजे बिरहा शुरू हुई। और उस ज़माने में हमारी बिरहा में लाखों लोग एकत्रित होते थे। इधर देहात में, गाजीपुर में, बलिया में, आजमगढ़ में, देवरिया में, बनारस में, मिर्ज़ापुर में, सोनभद्र में, तमाम पूर्वांचल के इलाके में। और उस समय मेरे साथ इतनी जनता थी, आज भी है, कि मेरा जब बाहर कार्यक्रम होता था तो बहुत बड़ी भीड़ मुझे सुनने के लिए होती थी। 16 अप्रैल 1994 का दिन 9 बजे मैंने बिरहा शुरू किया। एक बिरहा गा लिया। एक हमारे बगल में जो गा रहे थे स्वर्गीय मदीना जी गाए। लगभग 1:30 बज रहे थे। मैं दूसरी पारी में एक बिरहा गा लिया था।
और दूसरी बिरहा शुरू किया था। 1:30 पौने 2 बजे मेरी नज़र गई तो पब्लिक में हमारे बिरहा के कवि पूजनीय भोला जी दिखाई दिए। दोस्तों, मैं गांव का प्रधान था अपने, और जब तक सरकार नहीं थी मैं 21 बार सस्पेंड हो चुका था। यहाँ के सामंतवादी हमें, जब 91 में बीजेपी की सरकार थी और जब तक सरकार थी 1.5-2 साल के अंदर हम 21 बार सस्पेंड कराए थे। कारण तो मैंने आपको उस समय बिरहा गाते हुए समय में मैंने सार्वजनिक रूप से बता दिया था। खैर, जब हमारे कवि जी पब्लिक में दिखाई दिए, हमने सोचा कवि जी हमारे साथ आए नहीं थे और ये बीच में 2 बजे रात में दिखाई दे रहे हैं पब्लिक में। लगता है कि मैं एक बार फिर सस्पेंड अपनी सरकार में हो गया। खैर, कवि जी आए, उन्होंने एक पत्र निकाला और कहा कि काशीनाथ जी बिरहा बाद में गाइएगा, जरा रुक करके खड़े खड़े इस पत्र को पढ़ लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, मैंने जब उस पत्र को पढ़ा तो उस लेटर में था कि आप 18 तारीख की 12 बजे तक, माने अब 17 तारीख हो चुकी थी सवेरे, 18 तारीख को, 18 अप्रैल को 12 बजे दिन तक अपने वोटर सर्टिफिकेट के साथ लखनऊ पहुँचें। आपको एमएलसी बनाना सुनिश्चित किया गया है। अब तो मेरे सामने लोग थे, बिरहा चल रही थी। बड़ी हिम्मत के साथ और विनम्रता के साथ मैंने जनता जनार्दन से कहा कि साथियों, मेरा 2 सवाल है। आप हमारे लिए प्राथमिकता के तौर पर हैं, पूजनीय हैं, जनता हैं, और आप ही के आशीर्वाद से मान्यवर कांशीराम जी ने एक पत्र भेजा है कि 18 तारीख की 12 बजे के निश्चित समय तक आप बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय लखनऊ पहुँचें। वोटर सर्टिफिकेट के साथ काशीनाथ आपको एमएलसी बनाना तय किया गया है। मेरे दोस्तों, अभी मेरी दूसरी बिरहा ख़त्म नहीं हुई है। आए आपका आदेश हो तो या तो मैं बिरहा गाऊं, और नहीं अगर आदेश हो, चाहते हैं कि काशीनाथ एमएलसी हो, तो 2 बज रहे हैं, हमको आप लोग छुट्टी दे दें ताकि घर से जा कर के वोटर सर्टिफिकेट ले करके और कल 12 बजे तक मैं लखनऊ पहुंच सकूं। अगर 12 बजे तक लखनऊ नहीं पहुंचूंगा कल, तो हमारी जगह पर कोई दूसरा एमएलसी हो जाएगा। हम जिंदगी भर प्रणाम करते हैं अपने श्रोता साथियों का कि सारों लोगों ने कहा कि अरे आप बहुत अच्छा बिरहा गाए, क्या बाकी रह गया, सब कुछ आपने गा दिया, हम लोग गाना सुन लिए, और आप इतना संघर्ष करते हैं कि अब हम लोग भी आपको एमएलसी बनना देखना चाहते हैं। आप गाना बंद कीजिए और तुरंत अपने लक्ष्य की तरफ चलने के लिए तैयारी कीजिए। मैं चलने लगा जब, तो वहाँ के आयोजकों ने, चूँकि मैं उस समय बिरहा गाता था, हमारा पैसा ले आकर के देना शुरू किया। हमने हाथ जोड़ करके कहा कि भाई साहब, मैंने तो गाया ही नहीं, पैसा लेके क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि क्या आपने नहीं गाया, ये पैसा लीजिए और 4,000 और लीजिए, ताकि किसी तरीके से हम लोग आपको एमएलसी के रूप में दूसरी बार यहाँ बुला सकें। अगले दिन 17 तारीख की रात में, मैंने उसी दिन रात में मेरा कार्यक्रम बंगाल में था, आसनसोल में। मैंने बगल के कलाकार से कहा कि मदीना जी, आज मैं जा रहा हूँ
संजोग अच्छा है, मान्यवर पूजनीय कांसी राम जी ने हमें आमंत्रित किया है एमएलसी बनाने के लिए। आप मित्र चले जाओ और मेरे तरफ से आसनसोल मेरा कार्यक्रम कर देना। बेचारे तैयार हो गए और साथियों मैं वहाँ से अपनी गाड़ी से था, चल दिया, धनबाद क्रॉस किया और सवेरे के 4 बज रहे थे। रसड़ा का एक लड़का गाड़ी चला रहा था जिसका नाम था प्रभुनाथ सिंह। इंटरनेशनल गाड़ी थी, बहुत लोग जो पहले के होंगे, सेकंड हैंड गाड़ी हमने लिया था, लाल रंग की थी। ज्यों ही धनबाद से हम 5 किलोमीटर जीटी रोड पर आए। जीटी रोड उस समय बड़ी दयनीय अवस्था में थी। आज तो भाई रोड 4 लेन बन गई है कलकत्ता से लेकर के और दिल्ली तक, लेकिन उस समय जीटी रोड उबड़ खाबड़ थी। 5 किलोमीटर धनबाद से इधर आने के बाद मेरी गाड़ी का फैन बेल्ट टूट गया। अब बात तय हो गई कि भाई राजनीति का समय तो समय, चुनाव आयोग का समय तो समय, अब मैं किसी तरीके से कल 12 बजे तक लखनऊ नहीं पहुंच सकता। हमारे साथ अब तो पूजनीय भोला कवि जी भी हो गए थे, ड्राइवर था और 4 लोग और थे। एक ढोलक बजाने वाला, 2 टेरी पकड़ने वाले, एक रामदेनी यादव, तीसरा एक लड़का था जो 84 से था और आज भी मेरे साथ है, सुधीर कुमार सिंह मुन्ना, और मैं। 5 बज गया, ड्राइवर को कहा गया कि जा कर के फैन बेल्ट ले आओ, चला गया धनबाद। 7 बज गया नहीं आया, 8 बज गया नहीं आया, 9 बज गया नहीं आया, 10 दिन के बज गए वो नहीं आया। तब जब नहीं आया तो अब लेके आके भी अगर ले भी आएगा तो हम कैसे घर जा कर के 12 बजे तक पहुंचेंगे वहाँ लखनऊ में। तब तक मेरे 2 सहयोगियों ने, एक हमारे गांव का रामदेनी यादव था और दूसरा मुन्ना, बगल की चट्टी पर गए और फैन बेल्ट लेकर के आ गए। फैन बेल्ट चढ़ भी गया। ड्राइवर तो लौटा नहीं, गाड़ी चलाएगा कौन। मेरे साथ कोई भी जो था गाड़ी चलाना नहीं जानता था। मेरे प्रिय भाइयों, गाड़ी चलाना मैं जानता था, लेकिन इतना ही जानता था कि 10 कदम किसी तरीके से 50 मीटर तक आगे चलाना जानता था, लेकिन पीछे चलाना नहीं जानता था। जीटी रोड, 350 किलोमीटर घर, ड्राइवर 50 मीटर तक चलाना जानता हो और केवल आगे चलाना जानता हो, और 4 दिन का प्रोग्राम में जगा हुआ हो। मैंने तय किया कि जब तक दम में दम रहेगा प्रयास करेंगे, और मैं इंटरनेशनल गाड़ी के स्टीयरिंग पर बैठ गया। 2 लड़कों को पीछे लगा दिया कि भाई कोई गाड़ी आगे आए तो बता देना, मैं सजग हो जाऊंगा। मेरे दोस्तों, 11:30 बजे दिन में मैं रवाना हुआ। धीरे धीरे चलाता था, 4-5 दिन का जगह था। कोई गाड़ी आती, लड़ गया प्रधान जी उधर से गाड़ी आ रही है, मैं खड़ा कर देता था। गाड़ी धड़धड़ाते हुए किसी तरीके से, इसी को संघर्ष कहते हैं, इसी को जीवन कहते हैं, कि अब 18 तारीख हो चुकी थी और सवेरे के 3 बज रहे थे। मैं गाजीपुर के मोहम्मदाबाद तहसील पर पहुंचा। वहाँ से 20 किलोमीटर मेरा घर था। अब जो कभी गाड़ी न चलाता हो, इतनी दूर गाड़ी चला करके आया हो, वो भी सजग हो करके, 6 घंटे का रास्ता 10-12 घंटे में तय किया हो, कैसे फिर लखनऊ जाएगा। अचानक निगाह मेरी पड़ गई एक कार पर।
और कार के पास सोए हुए एक आदमी पर मैंने गाड़ी रोका और उस लड़के के पास पहुंचा, जगाया, हाथ जोड़ा, भैया प्रणाम, क्या नाम है? उसने बताया उदय शंकर यादव। हमने कहा भाई साहब गाड़ी आपकी है? कहा जी। तो उस समय वरुणा नाम की एक एक्सप्रेस आज भी चलती है, बनारस से लखनऊ के लिए जाती है। 3 बज रहे थे। हमने कहा भाई साहब एक काम करो कि मैं चल रहा हूँ घर, एक कागज़ लेना है और किसी तरीके से मुझे बनारस बरुणा ट्रेन पकड़वा दो ताकि मैं लखनऊ वो 10:30 बजे पहुँचती है पहुँच जाऊँ। खैर मान गया, जो भी पैसा कहा कोई बात नहीं। कहा आप अपने घर चलिए। उस समय सिवरी अमहट में एक छोटा सा मेरा घर था, वहीं रहता था। वहीं बिरहा वाले हमारे माननीय गण आते थे, चूँकि रोड पर था तो आने में उन लोगों को सुविधा होती थी, मैं वहीं पर रहता था। आपको आश्चर्य होगा कि उस लड़के ने कहा कि जाइए घर, मैं पेट्रोल पंप से डीजल लेकर के आपके घर आ रहा हूँ। भाइयों, इसको जो कसम मान लीजिए, मैं सिवरी अमठ पहुँचा अपने घर के सामने और रोड पर से ज्यों ही मोड़ा घर के तरफ, रोड ही पर घर था, इंटरनेशनल गाड़ी की चारों कमानी टूट करके और ज़मीन पर आ गई। अब उससे 1 इंच आगे बढ़ नहीं सकती थी। वारे भाग्यवान, गाड़ी न रहती तो मैं वहाँ पहुँचता नहीं, और टूट भी गई तो मुझे पहुँचा करके 5 बज गया, वो गाड़ी वाला नहीं आया। ये हुआ कि भाई अब चलिए मेहनत किया गया, नहीं आया। अब तो दूसरा कोई एमएलसी हो जाएगा, काशीनाथ तो होंगे नहीं। तब तक 5 बजने में 5 मिनट कम थे। उस समय गाड़ियां भी कम थी, चलती थी। लाइट आई गाड़ी की, वो लड़का आया, उदय शंकर यादव। हमने कहा उदय शंकर जी, अब हमको बनारस पहुंचा के क्या करेंगे? 5 बज गया है, बनारस जाने में 7 बजेगा और वो ट्रेन 5:30 बजे निकल जाती है, 5:45 बजे। भाई साहब मुझे लखनऊ पहुंचा दो। थोड़ा सा वो रुका, कुछ सोचा होगा। वोटर सर्टिफिकेट तो मैं घर से ले लिया था। वोटर सर्टिफिकेट का मतलब यह है कि जिसको अंग्रेजी में इलेक्टर रोल कहते हैं, कि आपका वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं, उसी का सबूत, उसी की सर्टिफिकेट। पहुंचा दो हमको। बहुत देर खड़ा होने के बाद 10 मिनट कहा पहुंचा तो देंगे, लेकिन प्रधान जी हम 4,000 रुपया लेंगे। उस समय 4,000 बहुत था। हमने कहा 4,000 नहीं। मैंने लगातार 4 दिन विरहा गाया है और बाहर गाया है, सिंगरौली गाया है, धनबाद गाया है। तुम 8,000 रुपया ले लो, लेकिन किसी तरीके से 12 बजे तक लखनऊ पहुंचा दो। कहा ठीक है। गाड़ी में बैठे, हमारे साथ सुधीर कुमार सिंह मुन्ना बैठा और एक रतनपुरा साइड का बहुजन समाज पार्टी का नौजवान नेता था, शायद शिवशंकर नाम था, वो बैठा। और मैं थका हुआ था, सो गया सीट पर। 12 बजने में 20 मिनट बाकी थे। हे पंचों, आप हमारे लिए भगवान हैं। मेरे दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, चाहे जो कसम कहिए मैं खाने के लिए तैयार हूँ। अब क्यों झूठ बोलूँगा? क्या मेरे ऊपर संकट पड़ा है? सही जब वह गाड़ी
हजरतगंज चौराहे पर पहुंची तो उसका एक्सल टूट गया और 12 बजने में 8 मिनट बाकी था। खैर, हजरतगंज चौराहे से बहुजन समाज पार्टी का पहले कार्यालय रॉयल होटल में था, अरे दारुल सफा में था। 4 मिनट का रास्ता था। उसने कहा कि चलिए आप जाइए, गाड़ी हम बनवा लेंगे। हम ऑफिस में गए, कार्यालय में मेरा इंतजार हो रहा था। आपको जान करके ताजुब होगा कि 1 घंटा पहले जो बहुजन समाज पार्टी के कभी ताकतवर लीडर होते थे, बहुजन समाज पार्टी में जिनकी बहन जी के बाद चलती थी, अब काशीनाथ नहीं आएगा, टेलीफोन का ज़माना था नहीं, मोबाइल का, अब काशीनाथ नहीं आएगा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी का एमएलसी के लिए फार्म भरा जा चुका था कि अब तो 10 साढ़े 10 बज गए, काशीनाथ का कोई पता नहीं, तो किसी न किसी को तो भरवाना था। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी का 10:30 बजे एमएलसी के लिए नॉमिनेशन शामिल हो चुका था और मान्यवर कांसीराम के यहाँ बार बार यह टेलीफोन किया जा रहा था कि काशीनाथ अब नहीं आए, हम लोग नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी का फार्म फाइल कर रहे हैं। दोस्तों, जितना भी स्मरण करूं, वंदन करूं मान्यवर कांसीराम जी का, कम है। उन्होंने कार्यालय से कहा कि मैंने जबान दिया है काशीनाथ जी को, और मामूली काम नहीं करता है, पूर्वांचल को जगाया है, भोजपुरी भाषियों को, भोजपुरी भाषियों को दिल्ली से लेकर के, कलकत्ता से लेकर के, बम्बई से लेकर के, कहाँ कहाँ जा कर के मेरे और मेरे पार्टी के बारे में बताया है। 12 बजने में अगर 5 मिनट भी कम रहे और वो आ जाए तो चाहे जिसका फार्म भरवा दो, वापस करना पड़ेगा, काशीनाथ को ही एमएलसी बनाया जाएगा। खैर, अब 12 बजने में 2 मिनट बाकी थे। मैं कार्यालय पर पहुंचा। हमारे सहयोगी बड़े खुश हुए। फार्म भर करके रखा हुआ था, केवल मुझे दस्तखत करना था। और ये देखिए कि सरकार थी, मुझे पता नहीं था। मैं घर चला गया, मैं वहीं से ट्रेन पकड़ करके लखनऊ जा सकता था। मुझे ये पता नहीं था कि गवर्नमेंट है तो सारे कागज ज़रूरत के जब चाहे सरकार अपने माध्यम से मंगा लेगी। वहाँ गए तो मेरा इलेक्टर रोल, वोटर सर्टिफिकेट फार्म में लगा हुआ था। हमने कहा कि भाई इसी के लिए तो मैं घर गया। कहेगी भैया सरकार है, मान्यवर साहब ने रात ही में डीएम को टेलीफोन करके इलेक्टर रोल मंगवा लिया था, आपको तो सीधे आना चाहिए था। खैर, मेरा फार्म भरा गया दोस्तों, और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे बड़े व्यक्तित्व जो आदरणीय बहन जी के बड़े खास रहे और बड़े ही मजबूत नेता रहे, जो कहते थे वही होता था, उनका फार्म मान्यवर कांसीराम जी ने वापस कराया और काशीनाथ का फार्म भरा गया। और आपके आशीर्वाद से और पूजनीय मान्यवर कांसीराम जी ने अपने वचन का निर्वाह किया। जबकि उस समय पटना रैली हो रही थी, वो पटना में थे और वहीं से टेलीफोन पर लगातार कह रहे थे कि 5 मिनट पहले तक आएगा तो काशीनाथ ही एमएलसी बनाया जाएगा, मैंने वचन दिया है। आखिर हुआ भी यही। दोस्तों, मेरे कहने का अर्थ यह है कि मैं कभी गाड़ी नहीं चला सकता था, गाड़ी चलाया, गाड़ी टूट गई,
तब भी हमने संघर्ष के लिए मन को तैयार किया। गाड़ी वाला आया, एक्सल हजरतगंज में टूट गया। अगर वही 3 किलोमीटर पहले टूट गया होता तो शायद मैं एमएलसी नहीं हुआ होता। इसलिए कर्म पर भरोसा करिए, बिरहा गाइए, पढ़िए, खेती करिए, कुश्ती लड़िए, कोई भी गेम हो, जिंदगी भी एक खेल ही है। तो जिस खेल को खेलिए, राजनीति के खेल को खेलिए, मजबूती से खेलिए। आप कर्म करेंगे, अपने आप तकदीर कर्म के साथ ही आपके ललाट पर अंकित होती चली जाएगी। आखिर 5, 4 मई, 27 अप्रैल 1994 को इलेक्शन हुआ। आपके आशीर्वाद से मैं एमएलसी चुना गया और 5 मई 1994 को मेरा शपथ हुआ। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आपने और हमारे पूज्यनीय नेतागणों ने बहुजन समाज पार्टी से लेकर के समाजवादी पार्टी तक 1994 से 2012 तक ऊंचे सदन का मेंबर बनाए रखा। ये उनका आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाएं, जिसके वजह से एक बिरहा गाने वाला आदमी को आपने इतनी ऊंचाई दिया। मैं आपका प्रणाम करता हूं और मेरे इस संघर्ष ही जीवन है। ऐसी कई कथाएं हैं मेरे संघर्ष की, जिसको आप सुनेंगे तो आप हमसे भी ऊंचे जा सकते हैं। हम आपको शुभकामना देते हैं कि आप अपने लक्ष्य की ऊंचाइयों तक पहुंचें, लेकिन बगैर संघर्ष के काल कारणवश कोई हो सकता है, कभी भी अभाव में रहने वाला ही साधन पा जाने वाला साधन भोग सकता है, लेकिन साधन तो साधनहीन ही बना सकता है। इसलिए साधन बनाने वाला बनिए, कर्म करिए। जब दुनिया में कोई साथी आपका नहीं होगा तो आपका काम आपके साथ खड़ा होकर के मजबूती से आपका साथ देना शुरू कर देगा। फिर मैं बहुजन समाज पार्टी में आजीवन रहना चाहता था, लेकिन छोड़ा क्यों? इसकी भी एक बड़ी मार्मिक संघर्ष की कहानी है, जिसको भाग 6 में सुनाएंगे। आज इतना ही। एक बार फिर ये हमारे मित्र हैं अरुण प्रताप यादव जी, छपरा के हैं। इन्होंने YouTube में जब हमारी बातों को सुना तो मेरे साथियों, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि हमारी ज़िंदगी को ये अपनी ज़िंदगी से बहुमूल्य समझते हैं। हम इनका जीवन भर कृतज्ञ हैं, आपका सादर हाथ जोड़ते हैं और भाग 6 के इंतज़ार में हम और आप रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नए साल की अग्रिम बधाई देते हुए कि सबका सुखमय जीवन हो, सबका मंगल भविष्य हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम।